हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस अकेडमी में। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम लगातार अब क्लास को अपलोड करते जा रहे हैं। हाँ, आज हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे और पॉलिटी में आज हम लोग मौलिक अधिकार देखेंगे। और इसी तरह से देखते-देखते हम लोग पूरा जो अनुच्छेद है सभी को देखेंगे। तो जैसे आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चले हम लोग बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं और इसको बढ़िया से। और ये एग्ज़ाम का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जितना भी अनुच्छेद होगा, एकदम कंठस्थ याद कर लेना है, इतना ये इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में। तो चलिए, और एक पॉइंट को हम लोग इसमें इसका आपको बता दें पहले कि 2 क्लास चलेगा। आज एक क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों को 12 से 35 तक अनुच्छेद को पढ़ना है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज एक मतलब एक क्लास देंगे, फिर अगली क्लास एक और दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो आपको एक बात बताना है कि ये मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे आप घर में रहते हैं, ठीक है? आपका मम्मी-पापा ये बोले कि आप मतलब तुमको कहीं घर-द्वार से निकलना नहीं है, बस घर में ही रहना है। क्या आपका मानसिक विकास हो सकता है? बौद्धिक विकास हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार उतना ही ज़रूरत है, किसी को मानसिक रूप से विकास करना। अब एक कमरा में सिर्फ़ आपको बंद कर दिया जाए, वो कैसे ये मतलब विकास करने में किसी भी तरह से वो मदद कर सकता है। तो मौलिक अधिकार, इसका साफ मतलब एक अर्थ समझना है कि किसी भी व्यक्ति को या तो मानसिक विकास हो या फिर हाँ, विकासात्मक रूप से चलता रहे या चाहे तो हाँ, फिर इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये मूल जो अधिकार है, हम लोगों को इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए संविधान के द्वारा यानी कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया। अब बात यह आता है कि मूल अधिकार भारत में आया कहाँ? तो दोस्तों ये बता दें कि जो मूल अधिकार है, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। हमारे जो संविधान में मूल अधिकार है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसे रखा गया है। हाँ, रखा गया है। अब बात दूसरी ये आती है कि ठीक है, ये सब तो लिया गया था, अमेरिका से लिया गया है, इसका यहाँ पे रखा गया था। ये सबसे पहले माँग कहाँ पे किया गया था? तो आपको बता दें, कराची अधिवेशन जब 1931 में हो रहा था, तो यहाँ पे माँग सरदार जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और वहाँ पे एक पत्र के द्वारा माँग किया गया था। और उस पत्र का जो अ, ये कह सकते हैं कि पत्र को तैयार जो किए थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। हाँ, कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के लिए एक उप समिति भी बनाया गया था। और उप समिति बनाया गया था जाँच के लिए, देख-रेख करने के लिए। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो जेबी जेबी कृपलानी थी। जेबी कृपलानी था, इसका जो अध्यक्षता था ये थे वो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद में ये देखा जाए तो मूल अधिकार जो है असीमित नहीं है, मतलब सीमित है। अब असीमित नहीं है, सीमित है, इसका क्या अर्थ होता है? जैसे मान लिया जाए कि आपको अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र रूप से घूमने का मतलब या तो फिर कहीं रह सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको व्यापार करने का छूट दिया गया, संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है, तो आप किसी भी चीज़ का व्यापार करने लगे, इल्लीगल व्यापार करने लगे, तो ऐसा चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको मना किया जाएगा, बल्कि प्रतिबंधित लगाया जाएगा। तो इसीलिए बुलाया गया है कि जो मूल अधिकार है, असीमित नहीं है। याद रखिएगा, जो मूल अधिकार है, वो असीमित नहीं है और वाद योग्य है। अब ये वाद योग्य, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि असीमित नहीं है, मतलब कि आपको एक दायरे में रह करके व्यापार करना है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया गया कि ठीक है, आपको व्यापार करने का अधिकार है, आप गांजा का व्यापार करने लग गए हैं, चरस का करने लग गए हैं या किसी और चीज़ का करने लगे, तो वो चीज़ उचित नहीं है। और दूसरा चीज़, ये वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब क्या है कि यदि आपका मौलिक अधिकार हनन होता है, तो आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के डायरेक्ट आप शरण में ले सकते हैं, मतलब शरण में जा सकते हैं। अब इसका अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत। और
सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत आपको यह अधिकार दिया गया है कि यदि आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं अपने मूल अधिकार को बहाल कराने के लिए, और वहां पे आपको तुरंत ही एक एक्शन लिया जाएगा। हाँ, उसके बाद आता है कि जब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस दौरान अनुच्छेद 20 और 21, माफ कीजिएगा 19 नहीं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी निलंबित हो जाता है, सभी निलंबित हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि हम अनुच्छेद 358 के तहत जो मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 है, 19 में जो 6 प्रकार का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है, निलंबित हो जाता है। और बाद बाकी जो होता है वो 359 अनुच्छेद के तहत बाद बाकी जो मूल अधिकार है 20-21 को छोड़कर, ये याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20-21 अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी सभी निलंबित होता है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है, अनुच्छेद 352। ठीक, अब उसमें साथ एक 358 अनुच्छेद के तहत ये अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। उसके बाद जो 359 अनुच्छेद के तहत बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी निलंबित हो जाते हैं, और ये निलंबित होते हैं कुछ समय के लिए, जब तक जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। हाँ, इस दौरान आपको निलंबित आपका जो मूल अधिकार है वो कर दिया जाता है। तो ये सब पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे, और ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही पॉइंट है, कोई भी ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखा हुआ है। जो भी है ये हमेशा कहीं ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे ये सारी बात वाद योग्य है, असीमित है। उसके बाद देखते हैं मूल अधिकार है कितने। तो आपको बता दें कि मूल जो संविधान था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब बना था, तो उस समय 7 प्रकार के मूल अधिकार हम लोगों को दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार इसको हटा दिया गया। हटाने के बाद इसको भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के कम में ला करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि मौलिक अधिकार अब वर्तमान में कुल 6 है। अब 6 कौन कौन सा है? तो पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं या और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। फिर संवैधानिक, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर से बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। एक बार फिर से देखते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आप लोग सोच रहे हो कि 31 कहाँ गया? तो 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किए हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था वो 31 में ही था, और इसको मूल संविधान में रखा गया था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में भाग 12 अनुच्छेद 300 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे, और
और कोशिश करें कि इसको याद करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला स्लाइड जो लेगा हम लोग 14 से 18 यानी कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, पूरे एक एक करके 12 से लेकर 35 तक सभी को याद करेंगे। पढ़ना नहीं है बल्कि याद करना है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इस स्लाइड को इरेज करके। तो चलते हैं, हम लोग एक एक करके अनुच्छेद को देखते हैं और याद करते हैं। वो हम लोग देख चुके थे कि 6 मूल अधिकार है। अब उसमें से देखते हैं कौन कौन सा है एक करके। जैसे अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। हाँ, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषित किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये कार्यपालिका या विधायिका कोई भी एक कानून बनाया, और कानून बनाया तो इसमें न्यायपालिका का मतलब वो जांच करेंगे, वो देखेंगे कि क्या ये जो कानून बना है किसी भी मौलिक अधिकार को हनन तो नहीं कर रहा है, या जो ये संविधान में जो मूल ढांचा है कहीं उसको तो हनन नहीं कर रहा। यदि ऐसा करता है तो उस कानून को न्यायपालिका के द्वारा तुरंत निरस्त कर दिया जाता है। हाँ, और उसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनराविलोकन कहा जाता है। उसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनराविलोकन। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कानून बना, तो उसमें न्यायपालिका को ये देखना रहता है कि क्या ये जो कानून बना है कहीं मूल जो अधिकार है उसको हनन तो नहीं कर रहा है या कम तो नहीं ना कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका उस कानून को तुरंत वहां पे रद्द कर देता है, निरस्त कर देता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, न्यायिक पुनराविलोकन कहा गया। न्यायिक पुनराविलोकन जो कि अनुच्छेद 13 में है। फिर आते हैं अनुच्छेद 14 में। फिर आते हैं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। आप समझिएगा यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, ये दो हिस्सा है। ये जो विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। कहाँ से, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, संविधान से लिया गया था। और ये जो विधियों के समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और ये दोनों का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के मतलब जैसे कोई भी कानून हो तो उस कानून में कोई ऐसा नहीं है कि गरीब, ऊंचा नीचा, छोट बड़ा देखा जाएगा, नहीं। अगर कानून बना है तो सभी के लिए बराबर होगा। बस वही कहना चाह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, यानी जो भी कानून हो, नियम हो, सबके लिए बराबर होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं देखा जाएगा। हाँ, फिर आते हैं इसी तरह से अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है, उसमें कोई अगर छोट जाति का चला जाए, मतलब अगर चला जाए और वहाँ पे और भी सब लोग हैं तो उससे भेदभाव करना प्रारंभ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरी तरह से जहाँ सभी के लिए, चाहे वो कोई भी जगह हो, सब आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, वो चाहे जैसा भी हो, कोई भी। बस फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या होता है, जैसे नौकरी वगैरह करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, तो उसमें देखा जाता है कि छूट दिया जाता है, जैसे आरक्षण दिया जाता है। तो उसी को कह सकते हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 16 में है। हाँ, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेना चाहते हैं या किसी भी कॉलेज में आप नाम लिखना चाहते हैं तो वो अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण दिया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में। फिर आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है, तो उपाधि का अंत। उपाधि का अंत का मतलब क्या होता है, पहले जैसे लगाता था सर, नाइटहुड, ऐसे करके कुछ उपाधि लगाया जाता था। पहले राजा, फलना ढकना ऐसे करके लगाया जाता था। अब भाई उस तरह की चीजें नहीं रहा, बल्कि इसके जगह पे 1954 में 3 तरह का पुरस्कार, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब दिए जाने का प्रारंभ किया गया, ये उपाधि के जगह पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भारत रत्न दिया जाता है या पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है वो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। तो एग्जाम में आता है कि उपाधियों का अंत
किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 18 के तहत। हम लोग 14 से 18 देख चुके हैं, जो कि समता का अधिकार है। हाँ, अब आते हैं हम लोग दूसरा सेगमेंट में, यानी कि समता स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं 19 से 22 तक। अब यहाँ देखते हैं कि 19 में क्या है। तो 19 में अनुच्छेद सॉरी माफ कीजिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। आप को यह अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 19 के तहत, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया जाता है, हाँ, अधिकार है। अब क्या क्या है? तो पहला है बोलने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। हाँ, आप बोल सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, अपने विचार को, हाँ, अगर आपका कोई विचार है किसी सोशल मीडिया पे देखिए, आपको बताते हैं, जितना भी हम लोग इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, हाँ, ये सब हमारा मौलिक अधिकार है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कर सकते हैं कि इसका मतलब नहीं कुछ भी मन में आए तो देश के खिलाफ ही हम लोग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ही कुछ भी हम लोग अपलोड कर दी, नहीं। एक दायरे में रह करके आपको अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मिस यूज करें, बल्कि उसको दायरा समझें, आप दायरा में ही रह करके सारी चीजों को करें। तो जो पहला दिया गया है वो बोलने का अधिकार दिया गया। आपको बोलने का अधिकार दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार के ही खिलाफ बोलना शुरू कर दें, हाँ, आप अपने देश के बारे में ही बुराई करना शुरू कर दें, तो यहाँ पे आपको प्रतिबंधित किया जाता है। उसके बाद बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं। हाँ, अब सम्मेलन करने का अधिकार दिया, इसका मतलब नहीं कि लाठी पहना लेकर के एकदम बैठ गए आराम से और करना प्रारंभ कर दिए। फिर तीसरा में संघ बनाने का, जैसे पार्टी वगैरह बनाया जाता है ना, वो अनुच्छेद यहाँ ही इसी के आधार बना करके बनाया जाता है, यही अधिकार दिया जाता है कि संघ बनाने का अधिकार है। फिर उसके बाद में आता है देश में अनुच्छेद 19 के क्लाउज 4 में, आप याद रखिएगा 19 के क्लाउज ए भी बोल सकते हैं, क भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउज 2 में क्या था? तो बिना हथियार का सम्मेलन। क्लाउज 3 में क्या था? तो संघ बनाने का। अब क्लाउज 4 में क्या है कि देश में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र के अंतर्गत आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। हाँ, तो अनुच्छेद 19 से क्लाउज 4 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आप भारत के अंदर कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, तो कोई नहीं मना करेगा। फिर आता है क्लाउज 5 में, देश में कहीं भी आप रह सकते हैं, बस सकते हैं हमेशा के लिए। अब मान लीजिए कि आप बिहार में रह रहे हैं, अभी चले गए कमाने के लिए कोई दूसरे शहर में, कोई दूसरे राज्य में, वहां गए, अच्छा खासा पैसा कमाए, आप वहां पे मतलब जमीन वगैरह लिए, घर उर बना करके आप वहीं बस गए, तो कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। तो कोई कभी मना नहीं कर सकता है कि आप यहाँ नहीं रहो, बिहार का है तो बिहार ही जाकर के रहो, या तो फिर बिहार में कोई आकर के रहता है तो हम लोग नहीं कर सकते कि आप जहाँ से आए हो वहीं जाकर के रहो। तो देश में कहीं भी बसने का अधिकार है। फिर व्यापार करने का, अब ये जहाँ बसेंगे, पेट तो चलाना है, अब पेट चलाना तो उसके लिए क्या करेंगे? व्यवसाय करना पड़ेगा, तो यानी व्यवसाय भी करने का आपको अधिकार दे दिया गया। पहला, आप बोलिए। दूसरा, सम्मेलन कीजिए। तीसरा, संघ बनाइए। चौथा, पहले घूमिए। उसके बाद पांचवा क्या है कि कहीं भी घूम घाम के गए, आपको पसंद आई ये जगह, जाकर आराम से बसिए, और बसे आपका भाई पेट चलाने के लिए आप कोई व्यापार करना शुरू कर दीजिए। यानी कि 6 प्रकार के ये जो अधिकार है अनुच्छेद 19 में दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20 में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, देखिए इसमें क्लाउज में और भी बहुत सारा है, जैसे कि अनुच्छेद 20 में ये अधिकार दिया गया है कि मान लिया जाए कि आज आप किसी से झगड़ा किए, किसी का सर फोड़ दिए, और अभी का टाइम में सर फोड़ने का सजा है 1 साल का, लेकिन ठीक है अभी आपको सजा नहीं मिला, केस चल रहा है, फिर 2 साल के बाद क्या होगा कि सर फोड़ने की जो सजा है वो 2 साल कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको उस समय जेल होगा तो आप 2 साल के लिए रहेंगे, नहीं, आपको इसी समय में जो अपराध किए हैं उसके लिए जो सजा है यानी 1 साल है, तो आपको 1 ही साल ही काटना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 20 में ही दिया गया है। और आप अपने तरफ से ये मतलब गवाह दे सकते हैं, आपको गवाह देने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 20 में। फिर आते हैं अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें जीने का अधिकार देता है। जैसे आप अपने से आत्महत्या भी नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े जाते हैं प्रशासन में, तो
तो आपको जेल हो सकता है, क्योंकि आप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया। फिर आता है अनुच्छेद 21 के क, ये बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने, यानी कि पढ़ाई शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क्लाउज क में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। हाँ, और ये जोड़ा गया था बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो उसके बाद आता है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। यदि क्या है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण, यानी जैसे आपके पास गया पुलिस अरेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहला अधिकार यही है कि आप उससे पूछिए कि मेरा क्या गुनाह है, क्या गलती है, जो आप किस बेसिस पे आप उनको अरेस्ट करने आए हैं। तो ये सब अधिकार अनुच्छेद 22 में दिया जाता है। यानी कि हम लोग समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार 2 सेगमेंट कंप्लीट किए। अब तीसरा में आ जाते हैं। हाँ, अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध, यानी जोर जबरदस्ती करना, किसी बच्चे से काम करवाना, या फिर जैसे होता है ना इधर उधर बिक्री करना, क्रय विक्रय करना मनुष्य को, बच्चा को। तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 के तहत ये रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। फिर उसी तरह अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि काल कारखानों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की कम उम्र को आप कंपनी में नहीं लगा सकते। जैसे अभी देखते हो कि कोई कंपनी वगैरह है, तो 6 से 14 वर्ष के नीचे कोई भी बच्चा हो, उन लोगों को काम कराना उनसे ये कानूनन अपराध है। ये माना जाता है कि अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है, क्योंकि अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर काम करते हैं तो होता क्या है कि मानसिक या शारीरिक रूप से वो डेवलप नहीं कर पाता। तो इसी चीज को देखते हुए ये अनुच्छेद 24 में काल कारखाना में काम करने के लिए निषेध किया गया है। हाँ, तो हमें लगता है दोस्तों कि आज क्लास यहीं तक रोक देते हैं। अगला जो क्लास देंगे उसके बाद अगला क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट उसको कर देंगे। तो आप लोग याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो अनुच्छेद है, बहुत जितना बोला जा सकता है उतना ही कम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में आप जाइए देखिए, या तो प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, कहीं से ना कहीं कोई ना कोई पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, 17 में डायरेक्ट पूछता है। शिक्षा का अधिकार 21 के क में है। तो हमें लगता है आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, फिर अगला क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो धन्यवाद, और जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ढेर सारा प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।